नमस्कार दोस्तों, बटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। आज हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है तुगलक वंश का। तो तुगलक वंश में हमने इसे पहले पढ़ लिया है। जो गयासुद्दीन तुगलक है, संस्थापक रहता है तुगलक वंश का। उसके बाद हमने पढ़ा है मोहम्मद बिन तुगलक। तो आज हमारा होगा फिरोज शाह तुगलक। इससे पहले हमने किसे पढ़ा? सबसे पहले हमने देखा जो गयासुद्दीन तुगलक है, तुगलक वंश का जो संस्थापक है कौन रहता है? गयासुद्दीन तुगलक इस वंश का संस्थापक था, इस वंश का संस्थापक रहता है। उसके बाद अगला जो शासक बनता है वो बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। और आज जो हम पढ़ रहे हैं तीसरा शासक वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा फिरोज शाह। फिरोज शाह तुगलक। प्रमुख रूप से देखें तो यही शासक रहे हैं तुगलक वंश के। गयासुद्दीन तुगलक है जो इसका शासन काल है वो कितना रहता है हम देखेंगे। 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, इसका शासन काल रहता है 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक। और फिरोज शाह तुगलक है जो 1351 से लेकर शासन करेगा 1388 ईस्वी तक। फिरोज शाह तुगलक है जो यह गयासुद्दीन के, एक गयासुद्दीन का भाई था रज्जब। कौन था? रज्जब। और रज्जब का पुत्र था फिरोज शाह। फिरोज शाह तुगलक। और 1351 ईस्वी में, कब? 1351 ईस्वी में यह दिल्ली के तख्त पर बैठता है। किसके? दिल्ली के तख्त पर बैठता है। यानी कि 1351 में यह दिल्ली की सत्ता संभालता है, सत्ता संभालता है। और इसके द्वारा हम देखेंगे साम्राज्य विस्तार को इतना महत्व नहीं दिया जाता। जो सूबे पहले क्या हो चुके थे, जो सूबे दिल्ली से पहले मुक्त हो चुके थे, उन्हें विजित करने का कोई प्रयास नहीं करता। यानी कि उन्हें विजित करने का कोई प्रयास नहीं करता ये जो फिरोज शाह तुगलक है। यह केवल अपने को मुसलमानों का शासक ही मानता था, अन्य जनता का शासक स्वीकार नहीं करता था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ज़्यादातर हम देखें तो भलाई के कार्य ही किए गए। ज़्यादातर भलाई के कार्यों को महत्व देता है। भलाई के जो कार्य हैं, लोक कल्याणकारी कार्य हैं, उनको महत्व देता है। केवल आर्थिक संपन्नता, क्या देखेंगे हम? केवल आर्थिक संपन्नता का इसके द्वारा प्रयत्न किया जाता है। ज़्यादातर भलाई के कार्य हैं जो इनको महत्व दिया जाता है, और आर्थिक संपन्नता के बारे में ज़्यादा यह सोचता है। और दूसरी बात, इसका प्रमुख उद्देश्य था जो मुस्लिम प्रजा है, इसका हम प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? जो मुस्लिम प्रजा है, मुस्लिम प्रजा की सहानुभूति प्राप्त करना चाहता था। सहानुभूति प्राप्त करना चाहता था। और इसके द्वारा क्या किया जाता है? जो अन्य लोग हैं, हिंदू लोग हैं, उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। फिरोज तुगलक है जो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान जो है, सुन्नी मुसलमानों का समर्थक रहता है। और इसी सहानुभूति के बलबूते पर यह हम देखेंगे अपनी लोकप्रियता हासिल करता है। क्या करता है? लोकप्रियता हासिल करता है। फिरोज शाह तुगलक के जो कार्य हैं, प्रशासनिक कार्यों में हम देखें तो इसके द्वारा जो पुराने जागीरदार हैं, उनकी जागीरें हैं, उन्हें क्या करता है? यह
वापस लौटा देता है, वापस लौटा देता है, ताकि उनका समर्थन वह उनसे प्राप्त कर सके। और इसके द्वारा हम देखेंगे जो स्वयं है शासन का प्रबंधन है, हम देखें प्रशासन का जो प्रबंधन रहता है, फिरोज शाह, यहाँ पर FST कहेंगे इसे हम, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कोई शासन प्रबंधन को महत्व नहीं दिया जाता। एक अच्छा शासक प्रबंधक यह नहीं था। और अच्छे शासन प्रबंधन की बात करें तो उसका श्रेय किसे दिया जाता है? उसका श्रेय हम देंगे इसका मलिक ए मकबूल। इसके समय एक वजीर था। कौन था? वजीर था। फिरोज शाह तुगलक का एक वजीर था जिसका नाम था मलिक ए मकबूल, जिसे खाने जहाँ भी कहा गया है। क्या कहा गया है? खाने जहाँ। और इससे पहले, कुछ समय पहले हम देखेंगे यह एक ब्राह्मण था। यह एक ब्राह्मण जाति से, हिंदू जाति से संबंधित रखता था। और बाद में इसने क्या किया था? इस्लाम को स्वीकार कर लिया था। किसके द्वारा? खाने जहाँ मलिक मकबूल के द्वारा, जो इसके वकील के पद पर था। अब इसकी लगान व्यवस्था देखेंगे। हम देखेंगे इसका जो राजस्व है कहाँ से प्राप्त करता था। सबसे पहले तो हम देखेंगे फिरोज शाह तुगलक, इसके द्वारा सत्ता पर आते ही, गद्दी पर बैठते ही क्या किया जाता है? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 23 प्रकार के जो कष्टदायी टैक्स हैं उन्हें माफ़ कर दिया जाता है। और केवल इस्लाम के अनुसार, इस्लाम की स्मृति के अनुसार हम देखें तो इसके द्वारा 4 प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं। 4 प्रकार के जो कर हैं वो वसूल किए जाते हैं जिन्हें इस्लाम अनुमति देता है। उनमें भी हम देखेंगे पहला कौन सा है? उनमें हम देखें एक तो खुम्मस है, एक जजिया है, एक ज़कात रहता है। 4 प्रकार के कर थे। एक तो खुम्मस था, एक जजिया था, एक ज़कात था, और एक कर और रहता है यहाँ पर हम देखेंगे खराज। ये 4 प्रकार के टैक्स जिन्हें इस्लाम जो है स्वीकृति देता है, अनुमति देता है, वो इसके द्वारा वसूल किए जाते हैं। बाकी 23 प्रकार के जो कर हैं वो इसके द्वारा माफ़ कर दिए जाते हैं। खुम्मस क्या था? खुम्मस एक ऐसा कर था, जैसे हम देखेंगे कोई भी आक्रमण करते थे और वहाँ से इन्हें जो युद्ध में लूट का धन प्राप्त होता था उसे यह राज्य और सैनिक बांट लेते थे। खुम्मस यानी युद्ध से प्राप्त जो लूट का माल है, जो लूट का माल है 1/5 जो है वो राज्य को मिलता था, शासक को मिलता था, तो बाकी सैनिकों में बांट दिया जाता था। फिर जजिया हम देखेंगे जो गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम प्रजा से वसूल किया जाने वाला, वसूल जो कर किया जाता था वो था। फिर ज़कात देखें तो यह जो इस्लाम को मानने वाले थे, मुसलमान लोग थे, जो मुसलमान थे उनसे 2 से लेकर के 2.5% तक हम देखेंगे वसूल किया जाता है, जो एक प्रकार से हम देखें तो धार्मिक कर था। खराज हम देखें तो एक प्रकार का यह क्या था? लगान था। इसके बाद हम देखेंगे जो फिरोज शाह तुगलक है, इसके द्वारा क्या किया जाता है? तकावी ऋण जो माफ़ कर दिया जाता है। तकावी ऋण मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किसानों की सहूलियत के लिए हम देखेंगे तकावी प्रदान किया जाता है। तकावी क्या होता था? फसल पर दिया जाने वाला एक ऋण होता था, तथा इस तकावी ऋण को माफ़ किया जाता है। किसके द्वारा माफ़ कर दिया जाता है? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा माफ़ कर दिया जाता है। और सिंचाई के लिए इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे नहरों का निर्माण करवाया जाता है। बड़ी 5 नहरों का निर्माण कराता है फिरोज शाह तुगलक।
तालाब बनवाए जाते हैं तथा कुएं भी बनवाए जाते हैं और पुराने कुएं हैं उनकी मरम्मत भी इसके द्वारा कराई जाती है। ये मुख्य कुछ कार्य रहती हैं। और फिरोज शाह तुगलक के समय हम देखेंगे तो भवन निर्माण जो है क्या है, भवन निर्माण बड़े पैमाने पर होता है। भवन निर्माण क्या है, बड़े पैमाने पर होता है, यानी कि भवन निर्माण को यहाँ पर महत्व दिया जाता है। अगर हम देखें फिरोज शाह तुगलक के भवनों में हम देखें और शहरों में देखें, कुछ बड़े शहरों का नगरों का भी निर्माण करवाया गया। उनमें हम देखेंगे जैसे फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार जो हरियाणा में है और फतेहाबाद। इन शहरों का, इन जो नगरों का निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही करवाया जाता है, जो तुगलक वंश का शासक रहता है। फिर से रिपीट कर लेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए जो टॉपिक है हम करवा रहे हैं। फिरोज शाह तुगलक आज हमारा जो शुरू हुआ है 1351 से लेकर के 1388 तक यह शासन करता है। पहला शासक कौन रहता है तुगलक वंश का, गयासुद्दीन तुगलक जो संस्थापक है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो तीसरा सुल्तान हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत का, वो कौन सा है, फिरोज शाह तुगलक रहेगा। तो फिरोज शाह तुगलक जो है इसके द्वारा कुछ प्रशासनिक सुधार भी किए जाते हैं, कुछ विशेषताएं भी हैं। सबसे पहले देखेंगे यह गयासुद्दीन के भाई रज्जव का पुत्र था और फिरोज शाह तुगलक ने 1351 में दिल्ली सल्तनत के तख्त पर बैठते ही क्या किया, सबसे पहले उसने क्या किया, अपनी जो समर्थन प्राप्त करना है जनता से, उनकी सहानुभूति को प्राप्त करना महत्वपूर्ण समझा। उसके द्वारा क्या किया गया, जो सूबे हैं इससे पहले मुक्त हो चुके हैं, जो सूबे मुक्त हो चुके थे उनको विजित नहीं किया जाता। और ज़्यादातर हम देखेंगे भलाई के और लोक कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं तथा आर्थिक संपन्नता का ही प्रयत्न किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहता है, जो मुस्लिम भाईचारा है, जो मुस्लिम जनता है, प्रजा है, उसकी सहानुभूति प्राप्त करने के लिए इसके द्वारा जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं उनको उतना महत्व नहीं दिया जाता। और ज़्यादातर हम देखेंगे जो इसने इनकी सहानुभूति के लिए जो ऐसे कार्य किए, तो इन्हीं कारणों से यह लोकप्रिय होता है, ज़्यादा इसको महत्व दिया जाता है। फिर इसके द्वारा हम देखेंगे जो जागीरें हैं, जागीरें जो हैं इनको जागीरदार थे जो पुराने, उनको जागीरें हैं उनकी वापस कर दी थी। तथा हम देखेंगे कि उनको वेतन के बजाय जो आगे कर्मचारी रहते हैं, जो अधिकारी रहते हैं प्रशासन में, उनको वेतन के बजाय इसने क्या किया था, जागीर देना ही शुरू कर दिया था। क्या किया था, जागीर देना ही शुरू कर दिया था। फिर प्रशासन प्रबंधन की बात करें तो इस प्रबंधन में भी इसका ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। फिरोज शाह तुगलक एक अच्छा शासन प्रबंधक नहीं था और इस प्रबंधन का जो हम देखेंगे श्रेय किसको है, मलिक मकबूल एक खाने जहाँ ब्राह्मण था जिसने पहले इस्लाम स्वीकार कर लिया था, इससे उसने ही प्रशासन का जो प्रबंधन है उसके द्वारा ही किया जाता है। इसका श्रेय क्या है, उसी को है जो फिरोज शाह तुगलक का एक वजीर था। उसके बाद देखिए राजस्व के कार्य को देखें तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा गद्दी पर बैठते ही क्या किया जाता है, 23 प्रकार के जो कष्टदायी कर हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाता है। समाप्त कर दिया जाता है, क्या किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। केवल इस्लाम के अनुसार या इस्लाम की अनुमति से, जिन्हें इस्लाम स्वीकार करता है, उन्हीं 4 प्रकार के करों को वसूल किया जाता है, जिसमें हम देखेंगे एक तो हो गया खुम्मस। खुम्मस को हम यहाँ पर अच्छी तरह से समझेंगे। खुम्मस क्या था, लूट का माल, जो युद्ध होते थे, युद्ध के समय क्या होता था, जो लूट से प्राप्त धन होता था वह 1/5 है राज्य के हिस्से में जाता था। इसके बाद देखेंगे जजिया खा था, जिसकी शुरुआत हम देखेंगे हिंदुस्तान में देखें तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के समय की जाती है। जजिया गैर मुस्लिम प्रजा से वसूल किया जाता था। फिर देखिए ज़कात जो है मुसलमानों से प्राप्त किया जाता था,
यह भी एक प्रकार का कर था जो 2 से लेकर के 2.5% तक वसूल किया जाता था, यानी 40% तक। फिर इसके द्वारा हम देखेंगे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, यहाँ पर हम देखें जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा तकावी दिया जाता था, एक ऋण होता था फसल पर या किसानों को, वो क्या किया जाता है, माफ़ कर दिया जाता है, जो तकावी है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिर इसके द्वारा हम देखेंगे नहरों का निर्माण करवाया जाता है सिंचाई के लिए, तालाबों का निर्माण करवाया जाता है, कुएं का निर्माण करवाया जाता है, और बड़े पैमाने पर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भवन निर्माण भी कराया जाता है, इसको महत्व दिया जाता है। फिर देखेंगे हम फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार, फतेहाबाद जैसे नगर हैं, इसके द्वारा इनका निर्माण करवाया जाता है। हम देखेंगे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दीवान ए खैरात, जो यहाँ पर एक विभाग की स्थापना करता है फिरोज शाह तुगलक। उसमें क्या होता था, जो अनाथ मुस्लिम कन्याएं हैं या स्त्रियां हैं या विधवा स्त्रियां हैं, उनको सहायता दी जाती थी। फिर उसके बाद हम देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में भी इसके द्वारा कुछ कार्य किए जाते हैं। हम देखें तो यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शिक्षा के लिए 13 मदरसों की स्थापना की गई, 13 मदरसों की स्थापना की जाती है। और इसे चिकित्सा के क्षेत्र में भी क्या था, चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसे बहुत रुचि थी। किसे, फिरोज शाह तुगलक को चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी रुचि थी, तथा इसने सार्वजनिक रूप से हम देखेंगे दारुल सफा एक खैराती अस्पताल की स्थापना करता है, जिसमें जो राज्य की प्रजा है, जो गरीब प्रजा है, उसकी भलाई के लिए, उनके इलाज के लिए दारुल सफ़ा नामक एक खैराती जो अस्पताल है उसकी भी स्थापना की जाती है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे फिरोज शाह तुगलक के जो शौक़ है वो भी बड़े निराले थे। इसे दास रखने का बड़ा शौक़ था, फिरोज शाह तुगलक को दास रखने का बड़ा शौक़ था। दास विभाग की भी स्थापना करता है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। हम देखेंगे जो फिरोज शाह तुगलक है इसके द्वारा दास विभाग की स्थापना की जाती है। क्या किया जाता है, दास विभाग की स्थापना करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। इसके दरबार में हम देखेंगे 1,80,000 दासों की संख्या थी, और इन पर बड़ा व्यय होता था। इन पर क्या होता था, व्यय बड़ा होता था, यानी कि व्यय में इस समय क्या होती है, इन पर दासों पर वृद्धि होती है। और बाद में जब इनकी संख्या इतनी बढ़ गई, इन पर व्यय बढ़ गया, तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, ये जो दास लोग हैं इन्हें जागीरें देना शुरू कर दिया, जिससे यह क्या हो गई, इनका जो वर्चस्व है बढ़ जाता है, और यह जो राज्य की नीतियां हैं उसमें हस्तक्षेप करने लगते हैं, जो आगे चलकर सुल्तान काल है, जो सल्तनत है दिल्ली की, उसमें रास्ते का कांटा बनते हैं। फिर इसके बाद हम देखें इसकी जो सैनिक व्यवस्था रहती है फिरोज शाह तुगलक की, सैनिक व्यवस्था जो रहती है, सैनिक व्यवस्था में देखें तो सबसे बड़ी इसकी कमजोरी रहती है, केंद्र में स्थायी सेना को नहीं रखा गया। केवल इसके जो सामंत होते थे, इसके जो इक़्तिदार होते थे, बड़ी सेना उनके पास ही होती थी, जिसके कारण यह साम्राज्य विस्तार नहीं कर सका और साम्राज्य के संगठन से ही यह संतुष्ट रहा। और जो सेना के हम देखेंगे जो सैनिक है, जो सैनिक पद है उसे क्या कर दिया, इसने वंशानुगत बना दिया। क्या कर दिया, वंशानुगत बना दिया जाता है। इसके समय ऐसा भी हुआ था, कोई भी सैनिक अपनी जगह पर अपने दास या पुत्र को कार्य पर भेज सकता है, यानी कि सेना में युद्ध के समय कोई सैनिक अपने दास व पुत्र को अपनी जगह पर भेज सकता है। और जिससे हुआ क्या
इन परिस्थितियों के होने के कारण होता क्या है, जो सैनिक की योग्यता है या सेना की योग्यता थी, उसका स्थान क्या हो गया, गौण हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे सैनिक की योग्यता समाप्त हो जाती है। जो फिरोज शाह तुगलक है, इसके द्वारा अपने सैनिकों को क्या किया जाता है, जो सैनिक हैं उन्हें एक टंका दिया जाता था ताकि वह अपने घोड़े की स्वीकृति के लिए जो सेना विभाग का जो मंत्री है, जो प्रमुख है, उसे रिश्वत दे सके। यानी कि भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दिया, स्वयं सेना के विनाश की तरफ गया। टंका किस लिए दिया जाता था, घोड़े की स्वीकृति के लिए, टंका दिया जाता था। किसे, सैन्य मंत्री को। इस प्रकार से यहाँ पर हम देखें जो सैन्य व्यवस्था है बिगड़ चुकी थी, उतना महत्व नहीं दिया गया जितना अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिया जाता है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिर इसकी धार्मिक नीति है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। धार्मिक नीति, दिल्ली के जो सुल्तान थे उनमें यह प्रथम सुल्तान रहता है, जो राज्य के जो शासन है उसमें इस्लाम धर्म को इतना महत्व देता है। तो फिरोज शाह तुगलक है, यहाँ पर हम देखेंगे जो फिरोज शाह तुगलक है, यह प्रथम सुल्तान रहता है सल्तनत का, प्रथम सुल्तान रहता है सल्तनत का, जिसके द्वारा जो राजनीति है, राजनीति में इस्लाम के जो कानून है, इस्लाम के कानून, वह जो उलेमा वर्ग है, कौन सा, उलेमा वर्ग जो धर्म के जानकार हैं, उनको राज्य के शासन में महत्व दिया। क्या किया, राज्य के शासन में महत्व दिया। और दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे, केवल अपनी सुन्नी प्रजा को फिरोज शाह तुगलक अपनी जो सुन्नी प्रजा है, सुन्नी मुसलमान हैं, जो मुसलमान हैं, उनकी सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, क्या, उनकी सहानुभूति को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, धर्मांधता की, असहिष्णुता की नीति को अपनाता है। सहानुभूति प्राप्त करने के लिए धर्मांधता व असहिष्णुता की नीति को अपनाता है। यहाँ पर देखेंगे फिरोज शाह तुगलक, इसके द्वारा एक ग्रंथ की रचना की जाती है। किसकी, ग्रंथ की रचना की जाती है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है फतुहात फिरोज शाही, फतुहात फिरोज शाही ग्रंथ की रचना की जाती है। इस ग्रंथ में स्वयं के बारे में लिखता है कि वह स्वयं को मुसलमानों का, जो मुसलमान हैं, मुसलमानों का सुल्तान स्वीकार करता है, तथा अन्य प्रजा को क्या कहता है, अन्य प्रजा को जिम्मी कहता है, अन्य प्रजा को जिम्मी कहकर पुकारता है। जिम्मी कौन थे, जो इस्लाम नहीं स्वीकार करते थे। जैसे हम देखेंगे विदेशी शासक थे, इनके द्वारा क्या किया जाता है, जो भारतीय हैं इन पर विजय कर ली जाती है, इनको विजित कर लिया जाता है। और जहाँ की जो जनता है कुछ इस्लाम स्वीकार कर लेती है, जो इस्लाम स्वीकार नहीं करते उनको जिम्मी कहा गया। जो इस्लाम नहीं स्वीकार किया, जिन्होंने इस्लाम नहीं स्वीकार किया और बदले में क्या किया, बदले में जजिया देना स्वीकार कर लिया और अपना धर्म नहीं छोड़ा, उन्हें क्या कहा गया, जिम्मी कहा गया। उसके बाद देखें यहाँ पर तो अनेक स्थानों पर इसकी क्रूरता भी हमें देखने को मिलती है। अनेक स्थानों पर हम देखेंगे जो हिंदू मंदिर हैं, जो हिंदू मंदिर हैं, इनको क्या किया गया, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। और जो हिंदुओं के मेले हैं, हिंदुओं के मेले हैं, उन्हें क्या किया गया, भंग कर दिया गया। यानी इसकी जो हिंदुओं के प्रति नीति है वो कठोर रही है, असहिष्णुता की ही नीति हम इसे कह सकते हैं। केवल जो कल्याणकारी कार्य हैं वो केवल किसके प्रति थे, इनके
मुसलमानों के प्रति, इस्लाम के प्रति, हिंदुओं के प्रति सदैव इसका रवैया कैसा रहता है? कठोर रहता है। अब जो हिंदू लोग हैं, हिंदुओं को या तो इसने क्या किया, जो इस्लाम है, इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य किया, या फिर क्या कर दिया, उनका वध कर दिया जाता है। इसी कारण हम देखेंगे जो फिरोज शाह तुगलक है उसे सिकंदर लोदी, अंतिम वंश है दिल्ली सल्तनत का सिकंदर लोदी, व औरंगजेब, क्या औरंगजेब का अग्रगामी भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। फिर से हम यहाँ पर देखेंगे फिरोज शाह जो तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में उसकी जो सैनिक स्थितियाँ कैसी रहती हैं। फिरोज शाह तुगलक के सैनिक व्यवस्था, केंद्र में एक स्थायी सेना है, इसे नहीं रखा गया, स्थायी सेना को महत्व नहीं दिया, बड़ी सेना को महत्व नहीं दिया जाता। और जो सैनिक व्यवस्था है इसे क्या कर दिया, इसके द्वारा वंशानुगत बना दिया जाता है, तथा इसके द्वारा एक और कार्य किया जाता है, एक नई रीत चला दी जाती है। जो सैनिक है अपने दास यानी गुलाम या अपने पुत्र या अन्य रिश्तेदार को सेना में भेज सकता है, उसका वेतन भी उसे मिलेगा, जिससे क्या हो जाता है, जो सेना की योग्यता है, एक सैनिक की योग्यता है, वो क्या हो जाती है, गौण हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसके द्वारा स्वयं ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है। सैनिक को क्या दिया जाता है, 1 टका दिया जाता है, ताकि वह जो सैन्य विभाग का एक मंत्री है उसे रिश्वत के रूप में दे सके तथा अपने घोड़े की स्वीकृति करा सके, चाहे घोड़ा किसी प्रकार का हो, चाहे बीमार हो, चाहे लंगड़ा हो। इस प्रकार के कार्य हैं इसके द्वारा किया जाता है। और फिरोज शाह तुगलक का बड़ा योगदान रहता है तुगलक वंश के पतन में। इसके बाद देखेंगे हम, प्रथम सुल्तान रहता है फिरोज शाह तुगलक, जिसके द्वारा राजनीति में इस्लाम के कानून को लागू किया जाता है। और जो उलेमा वर्ग है, उलेमा कौन थे, जो धर्म के जानकार विद्वान थे, उनको राज्य के शासन में महत्व दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। हम देखेंगे जिन शासकों के द्वारा, सुल्तानों के द्वारा धर्म को राजनीति से अलग रखा, उनका जो शासन है बला, आगे देखेंगे, बढ़ता है और फूलता है। दिन दुगना रात चौगुना वो तरक्की करता है, बढ़ता जाता है उनका साम्राज्य। जैसे ही हम देखेंगे मध्यकाल के इतिहास में जो शासक आया उसने धर्म को महत्व दिया, राजनीति में घुसेड़ दिया, तो उसके परिणाम क्या निकले, उसका जो साम्राज्य है वो संकुचित होने लगा, सिकुड़ने लगी उसकी साम्राज्य की जो सीमाएं हैं। तो ऐसा ही इसने किया, यहाँ पर मूर्खता कर देता है अपनी, और अपने जो सुन्नी मुसलमान हैं उनकी सहानुभूति प्राप्त करने के लिए क्या करता है, धर्मांधता व असहिष्णुता का प्रदर्शन भी यहाँ पर करने लगता है। फिर देखेंगे अपना एक ग्रंथ लिखता है फिरोज शाह तुगलक। कौन सा ग्रंथ लिखता है? फतवात-ए फिरोजशाही। फतवात-ए फिरोजशाही ग्रंथ लिखा जाता है। इसमें वह स्वयं को मुसलमानों का जो सुल्तान स्वीकार कर देता है, और अन्य जो प्रजा है, कौन, जो अन्य प्रजा है उसे जिम्मी कहकर पुकारता है, यानी जिसने इस्लाम स्वीकार नहीं किया और बदले में जजिया कर देना स्वीकार कर लिया, उसे जिम्मी कहा जाता था। और इसके द्वारा हिंदू मंदिरों को भी तोड़ा जाता है तथा उनके मेलों को भी भंग कर दिया जाता है। जो इस्लाम नहीं स्वीकार करता उसे मार देता था, उसका वध कर देता था। इसी उसकी कठोर नीति के कारण उसे सिकंदर लोदी व औरंगजेब का अग्रगामी भी कहा गया है। हम देखेंगे जो फिरोज शाह तुगलक है, यहाँ पर देखें, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हम देखेंगे खलीफा से जो सुल्तान पद है, सुल्तान पद के लिए क्या किया जाता है, खलीफा से स्वीकृति ली जाती है। कितनी बार? 2 बार यह खलीफा से स्वीकृति लेता है, तथा स्वयं को क्या कहता है, खलीफा का नायब, स्वयं को खलीफा का नायब कहता है, तथा अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाता है। क्या करता है? खलीफा का नाम
अंकित करवाता है। और यहाँ पर देखेंगे हम जो फिरोज शाह तुगलक है, इसके द्वारा साम्राज्य विस्तार को महत्व नहीं दिया गया, साम्राज्य विस्तार को महत्व नहीं दिया गया। केवल और केवल जैसे हमने पढ़ा बलबन ने सुदृढ़ीकरण किया था, बलबन की भांति फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भी क्या किया जाता है, जो उसका राज्य है, राज्य का केवल क्या करता है, वो संगठन ही करता है। खलीफा से कितने बार स्वीकृति प्राप्त करता है सुल्तान पद की? 2 बार करता है। और सिक्कों पर उसका नाम अंकित करवाता है, स्वयं को खलीफा का नायब कहता है, और बलबन की भांति केवल जो राज्य का संगठन है उसे ही महत्व देता है। और इसके द्वारा एक सिंध पर भी आक्रमण किया जाता है, हम देखेंगे इसके साम्राज्य विस्तार में हम देखें तो कुछ का आक्रमण भी थे जिनमें महत्वपूर्ण रहता है। 1362 में यहाँ पर हम देखेंगे सिंध का आक्रमण, सिंध का आक्रमण कब होता है? 1362 ईस्वी में आक्रमण करता है। लेकिन यह क्या हो जाता है, फिरोज शाह तुगलक जो है असफल होता है और गुजरात में चला आता है। उसके बाद देखें तो 1363 ईस्वी में, 1363 ईस्वी में यहाँ का शासक कौन था भाई? जाम बाबनिया यहाँ का शासक रहता है 1363 में। फिर इस पर आक्रमण करता है और जाम बाबनिया यहाँ पर क्या कर लेता है, इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है, अधीनता स्वीकार कर लेता है। तथा बदले में वो क्या करता है, जो फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है, उसे वार्षिक कर देना, वार्षिक टैक्स या कर देना स्वीकार करता है, स्वीकार कर लेता है। फिरोज शाह तुगलक को हम यहाँ पर देखेंगे, फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का निरंकुश व कल्याणकारी सुल्तान या शासक भी कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों के द्वारा इसे अकबर का अग्रगामी भी कहा जाता है और सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। अलग अलग विद्वानों की अलग अलग सोच है। यहाँ से फिर से देखें हम फिरोज शाह तुगलक के जो मुख्य कार्य हमने अभी पढ़े, या हम देखेंगे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो सल्तनत का पद है, सुल्तान का जो पद है उसकी स्वीकृति ली जाती है खलीफा से। कितने बार? 2 बार। और स्वयं को क्या करता है, खलीफा का नायब घोषित कर दिया जाता है। और सिक्कों पर जो सिक्के प्रचलित करवाए उन पर भी खलीफा का नाम अंकित करता है। यहाँ पर हम देखेंगे जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने न तो उलेमा वर्ग का सहयोग लिया, न ही उसके द्वारा खलीफा का जो नाम है अपने पर थोपा गया। साम्राज्य विस्तार में देखें तो बलबन की भांति राज्य है, केवल राज्य के संगठन को ही महत्व देता है और 1-2 आक्रमण भी करता है। महत्वपूर्ण जो आक्रमण है उनमें सिंध का आक्रमण रहता है। किस पर करता है? जाम बाबनिया पर करता है 1362 में, जो असफल हो जाता है। लेकिन 1363 में जाम बाबनिया इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है, फिरोज शाह तुगलक को वार्षिक कर देना स्वीकार कर लेता है। देखें तो फिरोज शाह तुगलक जो है मध्यकालीन इतिहास में निरंकुश व कल्याणकारी सुल्तान या शासक रहता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिरोज शाह के जो उत्तराधिकारी हैं, दुर्बल थे, निकम्मे थे, किसी काम के नहीं थे। फिरोज शाह की जब 1388 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है तो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से एक शासक बनता है, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय है, जो अगला दिल्ली का सुल्तान बनता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे अबू बकर जो है, गयासुद्दीन तुगलक का अबू बकर के द्वारा क्या किया जाता है? विरोध किया जाता है, और इसे सिंहासन से भी हटा दिया जाता है, सिंहासन से परे कर दिया जाता है। और जो अबू बकर है 1389 ईस्वी में शासक बनता है। यहाँ पर हम देखेंगे
अगला शासक बनता है 1389 ईस्वी में अबू बकर। अब अबू बकर जो है इसके प्रति भी षड्यंत्र रचे जाते हैं। किसके द्वारा? नासिरुद्दीन मोहम्मद के द्वारा षड्यंत्र रचे जाते हैं। तथा कुछ समय बाद क्या किया जाता है? अबू बकर को भी षड्यंत्र का शिकार होना पड़ता है और सत्ता से हटा दिया जाता है। और अगला शासक कौन बनता है? नासिरुद्दीन मोहम्मद। नासिरुद्दीन मोहम्मद जो है अगला शासक बनता है। पहले कौन बना? गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय बना, उसके बाद अबू बकर, इसके प्रति भी षड्यंत्र। अगला शासक बनता है नासिरुद्दीन मोहम्मद। नासिरुद्दीन मोहम्मद हम देखेंगे 1390 ईस्वी में शासक बनता है। कब बनता है? 1390 ईस्वी में नासिरुद्दीन मोहम्मद शासक बनता है। और 1394 ईस्वी तक, कब? 1394 ईस्वी तक शासन करता है और 94 में क्या होता है? इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद जो अगला शासक बनता है 1394 से लेकर 1414 ईस्वी तक वो कौन रहता है? 1394 ईस्वी से लेकर 1414 तक जो शासन करता है, जो अगला सुल्तान रहता है दिल्ली का, वो कौन रहता है? वो भी नासिरुद्दीन मोहम्मद ना होकर नासिरुद्दीन महमूद शाह। कौन बनेगा? नासिरुद्दीन महमूद, और मोहम्मद था, ये महमूद शाह अगला दिल्ली का सुल्तान बनता है। कब से कब? 1394 से लेकर के 1414 तक। इसके समय क्या होता है? दिल्ली पर आक्रमण होता है। किसका? तैमूर का। तैमूर कौन था? एक तुर्क था। तैमूर एक आक्रमणकारी था। तैमूर का आक्रमण होता है दिल्ली पर। कब होता है? 1398 ईस्वी में। यहाँ पर हम देख लेंगे थोड़ा। इस प्रकार से भारत की जो स्थितियां हम देखेंगे तो यहाँ पर दिल्ली है। क्या है? दिल्ली है। और यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है? मध्य एशिया का क्षेत्र है। मध्य एशिया, समरकंद। यहाँ का शासन कौन है? तैमूर है, जो दिल्ली पर अटैक करता है और 15 दिन दिल्ली में रहता है। हम देखेंगे तबाही, भय और आतंक जो है वो इसकी विजय के साधन रहते हैं। दिल्ली पर नासिरुद्दीन जो महमूद शाह है यह इसके आक्रमण का सामना करता है, लेकिन इसकी सेना जो है वह पराजित हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तैमूर जो है 15 दिन तक दिल्ली में रहता है, लूटपाट करता है, लेकिन जब वापस जाता है तो फसलों को भी बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है। इससे पहले जितने भी आक्रमणकारी आए हैं उनमें सबसे भयानक आक्रमणकारी या सबसे बड़ा आक्रमणकारी कौन रहता है? तैमूर ही रहता है। लेकिन जब वह दिल्ली से जाता है, यहाँ पर हम देखेंगे जो पंजाब का क्षेत्र है, पंजाब, लाहौर, कौन सा हम देखेंगे? पंजाब का क्षेत्र है, लाहौर का क्षेत्र है और दीपालपुर का क्षेत्र है। यहाँ पर खिजर खां को, जो खिजर खां है, इसे अपना गवर्नर नियुक्त करके चला जाता है। इस प्रकार से हम देखें तो तुगलक वंश का अंत हो जाता है। उसके अयोग्य और दुर्बल जो आगे उत्तराधिकारी आते हैं। अब नासिरुद्दीन शाह है अंतिम शासक का, और दिल्ली के जो लोग हैं वो व्यंग्यपूर्ण, क्या देखेंगे हम? व्यंग्यपूर्ण एक पंक्ति कहते थे, एक बात कहते थे कि जो शहंशाह है, कौन है? शहंशाह है। शहंशाह की सल्तनत जो है वो दिल्ली से लेकर पालम तक है, यानी कि इतना छोटा, इतनी सिकुड़ चुकी थी उसकी जो सल्तनत है। दिल्ली से लेकर पालम तक शहंशाह की सल्तनत है। ऐसा यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की प्रजा है, वो व्यंग्यपूर्ण या हास्यास्पद तरीके से कहती थी।
तो फिर से हम यहाँ पर देख लेंगे फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारियों के बारे में। 1388 में उसकी मृत्यु हो जाती है। अंतिम दिन बड़े कष्टदायी रहते हैं। तथा उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय है जो अगला सुल्तान बनता है दिल्ली का। लेकिन अबू बकर जो है, यहाँ पर हम देखेंगे जो अबू बकर है, अबू बकर इसका विरोध करने लगता है और इसे सिंहासन से हटा देता है। अबू बकर 1389 ईस्वी में शासक बन जाता है। इसके प्रति भी देखेंगे हम षड्यंत्र रचे जाते हैं। नासिरुद्दीन मोहम्मद के द्वारा अमीर सरदारों को अपने साथ लिया जाता है और इसे सिंहासन से हटा दिया जाता है और इसका वध कर दिया जाता है। फिर 1390 में देखेंगे नासिरुद्दीन जो मोहम्मद शाह शासक बनता है। लेकिन यह 94 ईस्वी तक, 1390 से लेकर के 1394 ईस्वी तक शासक बना रहता है सुल्तान। 1394 ईस्वी में यह ईश्वर को प्यारा हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो अगला शासक बनता है 1394 से लेकर के 1414 तक नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के समय की एक घटना है, सबसे बड़ी इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो तैमूर है। तैमूर का आक्रमण होता है दिल्ली पर, 15 दिन तक यहाँ पर रहता है, लूटपाट करता है, जो सबसे अब तक के आक्रमणकारियों में भयानक था। बहुत सा धन यहाँ पर लूट कर ले गया था। इसका उद्देश्य ही भारत से धन को लूटना था। और जाते जाते एक फसाद का काम यहाँ पर कर जाता है। जो बाबर है इसी तैमूर का वंशज था और पंजाब पर अपना अधिकार मानता था, जिसको आधार मानकर बाबर भारत पर आक्रमण करता है। तो इसी के साथ जो हमारा तुगलक वंश है दिल्ली सल्तनत में, तुगलक वंश यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद जो हमारा आएगा लोधी वंश आएगा। लोधी वंश देखेंगे, सैयद वंश देखेंगे। सैयद वंश के बाद आएगा लोधी वंश, उनको पढ़ेंगे। और इसकी कला संस्कृति है, जिनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, उनको आगे चलकर हम पढ़ेंगे। तो इसी के साथ ही सभी बटनेर IAS यूट्यूब चैनल देखने वाले जो मित्र हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।